हाँ, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो उस मूवी को अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो तुमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑब्जर्व किया होगा। क्या ऑब्जर्व किया मैं बताता हूँ। ठीक है, तुमने देखा होगा कि उसका जो मास्टर होता है वो उस लड़के को बोलता है जैकेट को बार बार चढ़ा के उतार के रखने के लिए, है ना। जैकेट वाला सीन याद होगा सबको। बोलता है जैकेट को रखो, फिर नीचे करो, रखो, नीचे करो। अब वो लड़का सोचता है कि बेटा ये क्यों बार बार करवाया जा रहा है। और जब तुम उस मूवी को देखे होगे तो समझ में आ गया होगा कि उससे उसको अल्टीमेटली क्या फायदा हुआ। सिमिलरली फिजिक्स में एक चीज हमेशा ध्यान देना, कोई भी चीज कोई भी काम करो, जितना टाइम करोगे उतना टाइम उसमें रिफाइनमेंट आता है। इसलिए ऐसा कभी मत सोचो कि ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है तो हम नहीं पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ा हुआ है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर पढ़ने के लिए दोबारा मिलता है तो फिर पढ़ो, उससे आपका ही उस टॉपिक में और पकड़ मजबूत बनेगा। एक तरह से रिवीजन मान के पढ़ो ना। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो। पहला, जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे ग्रुप में ठीक ठाक लोग हैं। आज तो खैर जन्माष्टमी भी है। ठीक है, तो चलो, इसलिए भी कुछ लोग नहीं ज्वाइन किया और कुछ लोगों का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो शुरू करें। एक बार सारे लोग यस सर लिखो प्लीज। एक बार सारे लोग यस सर लिखो। देखें कितने लोग सिंसियर हो। शशांक सिंसियर है, वेरी गुड। अनुषा, रितु, ठीक है, और हाँ जूही, वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले समझो, मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर का दो तरीके का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। ये सिचुएशन के हिसाब से किसी भी वेक्टर का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो सिचुएशन कभी कभी ऐसा होता है कि स्केलर भी आ सकता है। अरे जरा ध्यान से देखिए। और अगर आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो कभी कभी वेक्टर भी आ सकता है। तो जिस समय वेक्टर आता है, ध्यान से देखो, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। देखो रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। कभी स्केलर भी आ सकता है और कभी वेक्टर भी आ सकता है। समझ में आया ना। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे स्केलर मिल रहा था। तो जिस समय स्केलर मिल रहा था इसे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंदर पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, आज मुझे क्या पढ़ना है कि दो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? स्केलर। ध्यान से सुनना, सॉरी वेक्टर। तो जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर रिजल्ट का। मतलब ये हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर आएगा। तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या है तो मैं बताता हूं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट जनरेट हो जाए तो हम उसे टॉर्क कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, प्लीज कोई लिखना मत, सिर्फ सुनते जाओ। जैसे ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनो, एक्सिस। तो समझो मैंने यहाँ एक एक्सिस लगा दिया तो ये हमारा एक एक्सिस हो गया, जरा देख। और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो देख, अगर आप सोचो ये आपका एक्सिस है ऐसे और आप फोर्स लगाओगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट घूम सकता है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। सो जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करे इसे हम टॉर्क कहते हैं। क्लियर। तो टॉर्क में क्या क्या चीजें खास है ये समझे। आज हम लोग इन्हीं चीजों को एनालाइज करेंगे और आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। याद कीजिए मैंने बार बार बोला है कि फिजिक्स में तीन ही चीज है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में भी दो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आता है स्केलर आता है। लेकिन आज वाले सिचुएशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट वेक्टर आता है। क्यों आ रहा है और क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फॉर्मूला हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए एक बात तो तय है कि अगर मैं दो वेक्टर लेता हूं, मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर, अगर मैं दो वेक्टर लेता हूं, मैं अगर दो वेक्टर लेता हूं, कोई भी दो वेक्टर की बात करो आप, कोई भी दो वेक्टर, तो मैं अगर कोई भी दो वेक्टर लेता हूं ए एंड बी, तो देखिए आज मुझे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? वेक्टर। अच्छा जरा सोचो, तो हम जब किसी भी वेक्टर का क्रॉस लिखते हैं तो रिजल्ट वेक्टर आता है। और जरा सोच, अब ये जो रिजल्ट वेक्टर आएगा तो वेक्टर के दो पार्ट होंगे,
एक पार्ट होगा मैग्नीट्यूड और एक पार्ट होगा डायरेक्शन। ध्यान से देख, मतलब आज हम लोग इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड और एक रिजल्ट आएगा डायरेक्शन। तो मुझे इन दोनों को बारी बारी से समझना है, ठीक है? तो मतलब एकदम तय। अच्छा तुम ही सोचो, जब किसी दो वेक्टर का रिजल्ट वेक्टर आने वाला है, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर आने वाला है, तो वेक्टर के तो दो पार्ट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब हम लोग समझेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड कैसे आता है, ठीक है? मैग्नीट्यूड का डिसीजन हम कैसे बनाएंगे, हम फॉर्मूला कैसे सेटअप करेंगे, और दूसरा हम लोग समझेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, ठीक है? तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में सर लोग ये सर लिखो, ताकि पता चले कि तुम लोग क्लास में ही हो या मोबाइल छोड़ के इधर उधर भाग जाते हो। वेरी गुड, शशांक सबसे एक्टिव रहता है इस मामले में, ठीक है? वेरी गुड, चलो चलो वेरी गुड। और ठीक है, आतिका, आर्यन, हाँ उत्सव, देखो एक भाग जाना, रुको उसको बताते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? तो चलो अब आगे लगता है। तो देख ध्यान से देख, तो अब हम लोग पूरा खेल समझाते हैं आपको, पूरा एक एक चीज समझाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब सोच, तो हम इसको कैसे फील करेंगे? तो मैं आपको बात करता हूं टॉर्क का, एकदम कहानी आराम से समझेंगे, हड़बड़ाना मत, एकदम आराम से, ठीक है? देखो पहले समझो टॉर्क क्या है। तो टॉर्क किसी भी फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, इसे हम कहते हैं टॉर्क। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है टॉर्क समझ गए, फोर्स के कारण अगर ऑब्जेक्ट घूमने लगे, मोटा मोटी, अभी तुम 11th का बेसिक पढ़ रहे हो, टॉर्क एक पूरा चैप्टर है, सो डोंट टेक टेंशन, ये मोटा मोटी एक आइडिया है। तो मतलब ये होगा कि कोई ऑब्जेक्ट घूमने लगे तो ठीक है, फोर्स के कारण, तो हम कहेंगे कि उसमें टॉर्क है। अच्छा, मतलब टॉर्क क्या है? तो रोटेशनल इफेक्ट जनरेटेड बाय एनी फोर्स, कोई भी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट जनरेट कर दे, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। लेकिन एक सवाल होता है, सर टॉर्क की फॉर्मूला किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, ठीक है? ध्यान से सुनो, टॉर्क किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको घुमाना है, तो पहले एक बात तो तय कर लें कि उसका एक्सिस है कि नहीं। आप अपने दरवाजे को देखिए, आपका दरवाजा यहां से, ये मान लीजिए ये दरवाजा है, ध्यान से सुनिए, ये दरवाजा है देखिए, और ये इसका एक्सिस होता है। देखना दरवाजा एक पॉइंट के अबाउट लॉक्ड होता है, इसके अबाउट ही घूम सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सिस, ये इसका एक्सिस हुआ। ध्यान से सुनना, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इसका एक्सिस हो गया। तो ये क्या हो गया आपका एक्सिस, क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्सिस। अब दरवाजा इसी के अबाउट घूमेगा, ठीक है? लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, जरा समझिए। तो ठीक है, अब तो मैं समझ गया, यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा या किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा। तो हमने एक्सिस डिसाइड कर लिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज को घुमाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सोचो, एक दरवाजा को आप घुमाना चाहते हो, इमेजिन करो एक दरवाजा को आप घुमाना चाहते हो, तो एक बात बताओ, अगर आप किसी दरवाजे को घुमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो आप जानते हो, किसी भी दरवाजा को रोटेट करना है, यानी किसी भी दरवाजा को टॉर्क देना है, तो किसी भी दरवाजा को घुमाने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, या कितनी चीजों, दो या एक? तो देखो पहला इंपॉर्टेंट तो सब जानते हैं कि दरवाजा को घुमाने के लिए फोर्स का जरूरत होगा। बिना फोर्स के आपका दरवाजा घूमने वाला नहीं है बेटा। क्या अच्छा सोचो, तुम रात में बैठे हो पढ़ने के लिए, इमेजिन करो रात में 2 बज रहा है, तुम पढ़ रहे हो, अचानक दरवाजा, कोई हवा भी नहीं चल रहा, अचानक दरवाजा हो जाए, अगला दिन से तुम नहीं पढ़ेगा, गारंटी बता। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेटा डाउट है, तुम्हें पता है कि बिना फोर्स का ये दरवाजा घूम नहीं सकता। फोर्स लगाने वाला, फोर्स तो लगा है तभी तो घूम रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ तो लोचा है, समझ में आया ना? उस रूम को छोड़ के तुम भाग जाओगे, क्लियर? मतलब किसी भी चीज को घुमाने के लिए फोर्स का होना जरूरी है, बिना फोर्स के वो चीज तो घूम नहीं सकता। पहली बात तो ये समझ, टॉर्क जनरेट नहीं हो सकता, एक मोटा मोटी आइडिया, ठीक है? तो आप सोचो, दरवाजा को ही अगर खोलना है या बंद करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे वो फोर्स आप लगाइए, भूत लगाए, हवा लगाए, कोई लगाए, लगाना तो पड़ेगा। मतलब एक बात तो तय है कि टॉर्क जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब जरा सोचो, इसका मतलब किसी भी दरवाजा, अगर ये हमारे दरवाजा, देखो ये एक्सिस है, पकड़ लिया मैंने, ये एक्सिस है, इसके अलावा घूमता है, तो क्या इस देखो, ध्यान से देखना, तो ये हमारा दरवाजा है, ठीक है, ये एक्सिस है, इसके अलावा ये घूमता है। तो एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखना, तो क्या मैं फोर्स लगा सकता हूँ? बिल्कुल, अगर फोर्स लगाओगे तो ये घूमेगा। लेकिन एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप फोर्स कहाँ लगाते हो, आप दरवाजा में कहाँ पे फोर्स लगाते हो, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा मत सोचो कि फोर्स जहां लगा दो घूमने लगेगा। अब कोई गया बेटा एक्सिस में फोर्स लगा रहा है, देख ये एक्सिस है, इसी में फोर्स लगा रहा है, घूम जा, देखिए एक्सिस है, यहीं पे फोर्स लगा रहा है, क्या ये दरवाजा घूमने वाला है? ना मुन्ना ना, एक्सिस में ही फोर्स लगाओगे बेटा, दरवाजा उखड़ के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, लेकिन घूमने वाला नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान से सुन, अगर ये फोर्स की तरह ट्रीट करोगे तो देखो एक फोर्स यहां लगाओगे तो दरवाजा घूमेगा, देख ऐसे घूमेगा, लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स लगाओ तब भी घूमेगा। लेकिन तुम सोचो एक्सिस में फोर्स लगा दो,
बेटा हाइट को भी बुला दोगे ना तो एक्सिस में फोर्स लगा तो वो दरवाजा को उखाड़ जरूर देगा, लेकिन दरवाजा घूमने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ फोर्स किसी भी चीज को घुमाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स के साथ एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज है, समझ में आ रहा है ना, फोर्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है। फोर्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, फोर्स एक्सिस पे ही लगेगा तो दरवाजा रोटेट करने वाला नहीं है, टॉर्क जनरेट होने वाला नहीं है। इसका मतलब सिर्फ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो फोर्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से सुना, जो जो पॉइंट फिक्स था उसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है, एक्सिस, और जहां पे फोर्स लगा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वो पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पॉइंट और एक्सिस के बीच के दूरी को भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझो, तो ये हो गया एक्सिस का पॉइंट, देखो ये हो गया एक्सिस का पॉइंट, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट जहां पे फोर्स लगे। अच्छा सोच, अब जरा सोच, मान ले, इमेजिन करने के लिए मैं बताता हूं, प्लीज कोई लिखना मत, इस एक्सिस में मैं एक व्हाइट पेपर लगा देता हूं ताकि आपको पूरा फील आ जाए, ठीक है। इसकी का मैं इसका बात करता हूँ, ठीक है, जरा इसको देखिए बड़े, अरे ये तो तुम लोग पूरा बैकग्राउंड दिखेगा। एक काम करता हूँ, मैं कुछ और एग्जांपल सेट करता हूँ, ठीक है। एक बच्चे का दिखाता हूँ, प्लीज कोई भी ये मत करना, ठीक है। एक एक चीज समझाता हूँ आपको, और बिल्कुल चिंता मत, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाए, पूरा एक एक चीज स्लो मोशन मोड। देखिए मान लीजिए, देखिए मैंने इसमें एक्सिस भी बना दिया। अब आप बोलोगे सर एक्सिस क्यों बनाए, ध्यान से देखो, है ना, ये मेरा एक्सिस है, देख ये मेरा दरवाजा है। अच्छा एक बात बता, ये मेरा एक्सिस हुआ, देख ये मेरा एक्सिस है, तो एक्सिस कौन सा लाइन है जरा ध्यान से देखना, तो ये जो ब्लैक है इस पेपर में ये मेरा एक्सिस हो गया, तो देखिए ये मेरा एक्सिस ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये मेरा एक्सिस हो गया। अच्छा देखिए ये मेरा एक्सिस हो गया, अब जरा समझना, अब इस एक्सिस में कहां पे आप फोर्स लगाते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा सोचो। अगर आप एक्सिस में ही फोर्स लगाओगे तो दरवाजा कभी घूमने वाला है ना, आप कर सकते हो, आप अगर अपने रूम में बैठे हो वहां पे एक्सिस में ही फोर्स लगाओ, दरवाजा घूमने वाला नहीं, जहां से वो दरवाजा अटैच है वहीं पे फोर्स लगाओ, नहीं घूमेगा, मतलब फोर्स काफी नहीं है। अब दूरी कैसे डिसाइड करते हैं, तो देख एक्सिस, आप मान लो यहाँ पे फोर्स लगा, तो इस पॉइंट ध्यान से देखिए, तो ये पॉइंट पे अगर आपने फोर्स लगाया इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में कुछ दूरी है ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर से, समझ में आया ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वो कैसे डिसाइड होता है, तो देख कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से देख, कुछ नहीं करना, जरा सोच, ये हुआ एक्सिस, ये हुआ पॉइंट जहां पे फोर्स लगने वाला है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, देखो ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से सुनो, अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, देख सिचुएशन देखना, एक फोर्स आपने यहाँ पे लगाया, एक फोर्स यहाँ पे लगाया, तो ये वाला आर हो गया, एक फोर्स आपने यहाँ पे लगाया, ये वाला आर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसमें ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा, पहले सिचुएशन, दूसरे सिचुएशन या तीसरे सिचुएशन, किसमें दरवाजा बहुत आसानी से घूमेगा, पहले या दूसरे या तीसरे, ईमानदारी से कम चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताओ, पहले दूसरे या तीसरे, सब लोग चैट बॉक्स में फटाक से बताओ। तो देख दरवाजा सबसे ज्यादा अच्छे से किस में घूमेगा, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, जितना ज्यादा एक्सिस से डिस्टेंस पे आप फोर्स लगाओगे दरवाजा उतना स्मूथली घूमेगा। अरे बोलो क्लियर हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर आर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब अगर आप किसी चीज को रोटेट करवाना चाहते हो तो समझ में आ रहा है ना, आर भी इंपॉर्टेंट है, तो फोर्स के साथ साथ आर भी इंपॉर्टेंट। ये आर क्या है, ये आर एक्सिस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच की दूरी है। अरे बोल समझ में आया, अगर आर कम रखोगे तो टॉर्क कम होगा, आर जितना ज्यादा रखोगे टॉर्क उतना ज्यादा होगा। इसका और प्रैक्टिकल एग्जांपल होता, कभी तुमने देखा होगा ट्रक का जो टायर खोलते हैं वो लोग देखना क्या करते हैं, एक बड़ा सा रॉड रखते हैं बेटा, वो रॉड क्या काम करता है, आर बढ़ा देता है। अच्छा ट्रक का टायर का जो ट्रक का अगर टायर तुम्हें खोलना है तो उसके नट काफी ये रिजिडली ये होते हैं, है ना, टाइटली काफी होते हैं। अब तुम सोचो उसका नट अगर खोलना है तो क्या बेटा छोटा सा हाथ से लगा के खोल दोगे, हाँ रेंज क्या करता है, रेंज की क्या जरूरत है, तो समझो रेंज की जरूरत है, अगर किसी चीज को घुमा के खोलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो उसके लिए मुझे क्या चीज चाहिए, आर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आर, जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। इसीलिए देखना ट्रक वाले लोग हमेशा अपने साथ एक बड़ा सा रॉड रखते हैं, क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें वो फंसाते हैं और आर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी तो वो नट खोलने में आसानी होगा। अरे कार वाले में भी देखना, या कोई नट खोलने के लिए भी आप रेंज का सहारा लेते हो, क्यों, क्योंकि वो आर होता है। तुम ही सोचो अगर आपके पास दो बोतल है, एक पतले कैप वाले बोतल है जिनका रेडियस कम है और एक मोटा कैप मतलब जिनका रेडियस ज्यादा है, वैसे बोतल की मैं बात कर रहा हूं,
तो अगर आप इन दोनों बॉटल को खोलोगे तो किस बॉटल को खोलने में ज्यादा आसानी होगा? बताओ, जिनका रेडियस कम है उनका कैप ज्यादा आसानी से खुलेगा या जिनका रेडियस ज्यादा है उनका आसानी से खुलेगा? बताओ। तो जिनका रेडियस कम है वो ज्यादा आसानी से खुलेगा ना ससांग। जिसका रेडियस कम है वो ज्यादा आसानी से खुलेगा नहीं। सोचो क्यों? अरे सोचो क्यों? अरे सोचो क्यों? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देख ये मेरे पास एक बॉटल है, ध्यान से देख, ये एक बॉटल है, तो देख इसको भी खोलने के लिए मुझे टॉर्क का जरूरत पड़ता है। जरा ध्यान देख, आज बहुत कुछ बताऊंगा, टेंशन मत ले। देख अच्छा एक बात बता, तो इस बॉटल का रेडियस बहुत कम है, तो पता है इस बॉटल का रेडियस कम है तो इसे खोलने में मुझे ज्यादा टॉर्क का जरूरत पड़ेगा। मतलब देखो क्यों? क्योंकि ये इसका एक्सिस हो गया। देख अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना सारे लोग, अगर मैं बात करूं तो ये इसका एक्सिस हो गया, ब्लैक पॉइंट क्या हो गया इसका एक्सिस, और देख ये वाली दूरी क्या हो गई आर। ध्यान से देख, तो ये आर देख कितना कम है, अरे जरा ध्यान से देख, ये आर बहुत कम है रे, तो इसमें टॉर्क कम जनरेट होगा। देखो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, थोड़ा सा इसको एक काम करता हूं, हाँ ठीक है, देखो मैं इसमें जो फोर्स लगा रहा हूं तो इतना ही मिला, लेकिन सोचो अगर ये चौड़े रेडियस का होता, इसका रेडियस बड़ा होता तो इसको खोलने में ज्यादा आसानी होता। मतलब जिनका रेडियस ज्यादा होता है उसमें टॉर्क ज्यादा डेवलप होता है और उनको घुमाने, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उनको घुमाने में उतना ज्यादा आसानी महसूस होगा। अरे बोलो शशांक, पूरा क्लियर? सारे लोगों को क्लियर हो गया? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सारे लोगों को क्लियर? प्लीज सारे लोगों को क्लियर? यहां तक क्लियर? एक एक चीज समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक बात तो तय है कि बेटा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप घुमाना चाहते हो तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक फोर्स और एक डिस्टेंस। समझ में आया ना? ये डिस्टेंस क्या होता है? तो फिर से सुने, एक्सिस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच की दूरी। अच्छा आपने कभी सोचा है, आप कभी सोचो कि आपके घर में जो दरवाजा है, ध्यान से सुनो, उसका जो हैंडल है डोरनॉब, डोरनॉब हमेशा बेटा एक्सिस के अपोजिट एंड में, क्यों नहीं डोरनॉब को बेटा एक्सिस से अटैच करते? अच्छा मान ले, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये आपका मान ले एक्सिस, तो देखना अगर ये एक्सिस है तो देखना आपके घर का जो हैंडल होता है, दरवाजा का जो हैंडल होता है इधर होता है, इधर। क्यों इधर होता है? कभी आपने सोचा, बुद्धि लगाई? नहीं, खाली बस पढ़े जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कभी सोचते हो बॉटल को खोलने में कितना फिजिक्स इन्वॉल्व है? कभी नहीं। समझ में आ रहा है? तो जरा सोचो, जरा सोचो, यहां से देखो, ध्यान से देखो, तो जितना ज्यादा एक्सिस से दूरी होगी, ध्यान से सुनना, उतना ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा। इसीलिए दरवाजा में हमेशा डोरनॉब किनारे की तरफ दिया जाता है। क्लियर? अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इन सवालों के जवाब दे सकते हो। एक कारपेंटर से पूछोगे, बोलेगा भैया काम कराना है कराइए, नहीं कराना ज्यादा दिमाग मत खाइए। समझ में आ रहा है? लेकिन आप पढ़े लिखे लोग, आपको तो पता होना चाहिए, आप एक आम आदमी, आपको पता होना चाहिए कि बेटा यहाँ पे डोरनॉब क्यों लगाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है एक एक चीज? तो देखो जितना ज्यादा, ये सारा खेल आर का है। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी भी चीज को घुमाने के लिए आर और एफ काफी है? हाँ एक बात तो समझ गया कि बिना फोर्स के कोई चीज घूमने वाला नहीं है। अगर बिना फोर्स के घूम रहा है वो रूम को छोड़ के भाग जाओ। समझ में आया? पहला। दूसरा, जितना ज्यादा आर होगा उसको घुमाने में उतना आसानी होगा, इसीलिए देखना हमेशा हैंडल, हमेशा हर चीज एक्सिस से दूर रखते हैं। एक एक चीज के लिए। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या किसी भी चीज को घुमाने के लिए आर और एफ काफी है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्या किसी भी चीज को घुमाने के लिए आर और एफ काफी है? क्या किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए आर और एफ काफी है? देखो एक आंसर आ गया, नो सर। वेरी गुड। क्या किसी चीज को रोटेट करने के लिए आर और एफ काफी है? बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी लोग प्लीज, प्लीज बाकी लोग बताइए, बाकी लोग भी कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो भाई, ईटा पत्थर भालू जो कमेंट करना है कर। अरे समझ में आ रहा है? अनुषा यस सर, देखो अनुषा ने बोला हाँ सर दो चीज काफी है, ठीक है कोई बात नहीं। उत्सव नो सर, ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग यस या नो में आंसर दीजिए। डोंट नो सर। ये कौन है प्लीज अपने एक बार नाम बताइए। ये जो उपेंद्र सिंह के, ये मैं ये तो हमको लगता है उनके गार्जियन का नाम। अच्छा अनन्या, वेरी गुड अनन्या, एक एक चीज समझ में आ रहा है? अनन्या एक एक चीज समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ अच्छे से समझ में आ रही है? कहीं दिक्कत एक बार प्लीज। अच्छा आतिका, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुन, तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे, अच्छा आस्था ने बोला नो सर, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुन। तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसानी से घूम जाएगा और इसको घुमाने के लिए मुझे, ध्यान से सुन, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं ध्यान से, इस बार तो मेरे पास आर भी है, ध्यान से देख, इस बार मेरे पास आर भी है और इस बार मेरे पास फोर्स भी है। देख ये मेरा आर का डायरेक्शन, देख आर का डायरेक्शन है और इधर फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, आर और फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाओ, क्या ये घूमेगा? अरे पगलेठा, ये उखड़ जाएगा। तुम ही सोचो, दरवाजा अगर ऐसे है, दरवाजा ऐसे है, तो कभी तुम ऐसे फोर्स लगाते हो क्या? दरवाजा की लाइन में खींचते हो क्या? खुल जा सिम सिम, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में? सिम सिम बोलोगे खुलने वाला नहीं है।
क्लियर। तो देखो मैं तो यहाँ पे आर भी दिया, ये तो एक्सिस है, इसको तो बोलो मैंने यहाँ पे आर भी है, देखो मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूं तो मतलब इसके पास आर भी है, इसके पास फोर्स भी है, लेकिन ये नहीं घुमा। तो जरा ध्यान से देखो, आर भी है और एफ भी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, फिर भी ये नहीं घुमा। तो बेटा इस बार हमने क्या गलती किया? अरे गलती क्या, जरा ध्यान से देख। तो आर और एफ, जरा सोच, तो आर और एफ, जिस समय आर का डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन सेम है, ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है। जरा सोच, तो जिस समय आर की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन सेम है, उस समय ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ये दरवाजा घूमने वाला नहीं है। आपको चलो बोलेंगे हाँ सर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे नहीं घूम रहा है, तो कब घूमेगा? अब जरा सोचो, अगर आर इधर है तो तुम देखना फोर्स ऐसे लगाते हो, हमेशा दरवाजे में ऐसे फोर्स लगा दो। अगर ये दरवाजा का प्लान कैसे है तो फोर्स ऐसे लगाते हो, मतलब आर इधर है तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगाते हो। और जब आप किसी दरवाजे में फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हो तो हमेशा घूमता है कि नहीं घूमता है? अरे बोल घूमता है कि नहीं घूमता है? बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दरवाजा को घुमाने के लिए सिर्फ आर काफी नहीं है, सिर्फ एफ काफी नहीं है, उसको साथ में घुमाने के लिए समझ में आ रहा है ना, आर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री होना भी चाहिए। मतलब जो आर वेक्टर है और समझ में आ रहा है जो एफ वेक्टर है, उनके बीच में हमेशा कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अरे बहुत क्लियर हुआ या नहीं? तो इसका मतलब एक बात बताओ, जरा सोचो, तो जरा सोचो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में नो रिजल्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में 100% रिजल्ट, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है बोलो? साइन कांस्टेंट। अरे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, थीटा 90 डिग्री में 100% रिजल्ट आ रहा है, हमारा जो अचीवमेंट है फुलफिल हो रहा है। ये किसकी प्रॉपर्टी है बताओ? ये किसकी प्रॉपर्टी है? साइन की। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क जो है वो आर पे तो डिपेंड करता ही है, एफ पे डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ में आर और एफ के बीच में एंगल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ एंगल पे नहीं, वो एंगल का एक खास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो शशांक, शशांक ने बोला सर 90 के अलावा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैंने क्या बोला शशांक, ध्यान देखो, 0 डिग्री में कोई रिजल्ट नहीं होता, 90 डिग्री में 100% रिजल्ट होता है। मतलब बाकी सिचुएशन में क्या होता? तो 100 नहीं होता, उतना इफेक्टिवली नहीं घूमता होगा बाकी सिचुएशन। समझ में आया शशांक? घूमता है लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं घूमता है, यही चीज समझा रहा हूँ शशांक। शशांक क्लियर? प्लीज एक बार अच्छे से अभी बताऊंगा, बिल्कुल एक और एग्जांपल लूंगा शशांक, पूरा फील आ जाएगा। बिना फील किए, बिना फॉर्मूला को समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉर्मूला लिखा ही हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है, अगर होता तो ये सब सिलेबस मेरा बहुत फास्ट होता। ठीक है, तो जो लोग मुझसे मुझे पहले से जानते उनसे पूछ लो कि हम लोग कैसे सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ तुम्हें फील से मतलब है, पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा, क्या टेंशन ले रहा। अच्छा देख, तो आपको देख मैंने हाँ सर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में 100% सॉरी कोई रिजल्ट नहीं, थीटा 90 डिग्री में 100% रिजल्ट, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी साइन थीटा के साथ है। मतलब टॉर्क का ध्यान से देखो, तो टॉर्क की डिपेंडेंसी क्या है? आर एफ साइन थीटा। जरा समझना, तो देखो मैंने बार बार बोला था कि जब भी आप दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो कभी आर एफ कॉस थीटा भी आता था, और इस बार आया आर एफ साइन थीटा, तो कॉस थीटा वाला चला जाता था डॉट के अंदर, इस बार आया है साइन थीटा। ये किसके किस अलमीरा में रखेंगे? तो हम लोग इसको समझ में आ रहा है ना, क्रॉस वाले अलमीरा में सजा के रखने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल क्लियर। तो क्या मैग्नीट्यूड की कंसेप्ट कुछ कुछ समझ में आई सबको? कंसेप्ट भाई अरे बोलो, अरे बोलो भाई, सारे लोग प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ फटाक से। तो इसका मतलब टॉर्क जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, आर एफ साइन थीटा। अरे बोल समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा ना बेटा आंख निकाल के गोटी छीलेंगे, टिंग टिंग। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ठीक है ठीक है, कुछ कुछ तो समझ में। चलिए इसको एक और फील कराता हूँ। ये दरवाजा वाला क्या था ना कि यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं था, उतना फील नहीं हो पाया, लेकिन एक पिक्चराइजेशन से सारी इसको एक लास्ट और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद कहानी में आएंगे और पूरी जिंदगी नहीं भूल, टेंशन मत लेना। आज खाली कंसेप्ट क्लियर करो और कोई हड़बड़ाओ मत, मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखो। अब ये मत सोचो कि सर सिलेबस पीछे आ गए, अरे ज्यादा जान के भी क्या करेगा, तू 100 पढ़ेगा तब भी 50 लाएगा और 50 पढ़ के 50 लाएगा, तो तू टेंशन मत कर। और तू शशांक, शशांक समझ में आ रहा है? शशांक ठीक है, हाँ अच्छा आर्यन, आर्यन अच्छा आर्यन एक बार बताओ यहाँ कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा टाइम पे, ये बताओ एक बार। क्या एक बार सर रिपीट कीजिए। शशांक ये आर्यन को मैं पूछ रहा हूँ, आर्यन। हाँ सर। हाँ अरे कोर्स कंप्लीट मैं कर देता हूँ ना टाइम पे। हाँ 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 नहीं नहीं, कुछ लोगों को डाउट रहता है सर कोर्स कैसे कवर होगा। ठीक है, हाँ इसलिए मैं ये बात तुमसे बोल रहा हूँ, ये मुझसे पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ ऐसे कंप्लीट कर देंगे पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ नहीं नहीं, इन लोग को बता दो, इन लोग को कुछ लोगों को डाउट है कि सर कोर्स का क्या होगा। ठीक है,
चलो ध्यान से सुनो। हाँ तो आगे बढ़, ठीक है। अब टेंशन मत लेना, तुम मुझ पर भरोसा कर, बस थोड़ा सा शुरुआत था इसलिए थोड़ा सा स्लो थे। देखो लगातार हम लोग क्लास ले रहे हैं, लगातार एक एक चीज कवर करेंगे, सो बिल्कुल चिंता नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल पूरी कहानी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, भटक गए। हाँ तो मैं था वो नट वाले एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको पूरा फील आ जाए। ये एग्जाम्पल मैं हर साल लेता हूँ, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आसान है समझना। देखो एक नट है, ध्यान से सुनो, अभी सब पूरा चीजें एक एक चीज से समझेंगे। ये हमारे पास एक नट है, नट समझते हो ना, अरे नट रे भाई, जिसको आपको खोलने में ये नट नहीं समझते हो, समझ रहे हो, भावनाओं को समझे, ठीक है। ये हमारे पास नट है। और देखो मैंने क्या किया, एक रेंच का सहारा लिया। देखो मैंने एक रेंच लिया, रेंच। अब कुछ लोगों ने इसे रेंच भी नहीं समझते, अरे इस तरह का होता है ना, जिसके आप कुछ चीजों को ये करते हो। अच्छा बताइए ये पिक्चर कितने लोगों को नहीं समझ में आया? जिन लोगों को नहीं समझ में आया, बेटा पिछले जन्म में जरूर कुछ पाप किया है, ठीक है, इसलिए इस जन्म में नहीं समझा, जरूर पाप किया। जाके एक बार गंगा स्नान कर लो, अभी मत जाना, थोड़ा सा बाढ़ वाढ़ कम हो जाए तब जाके जरूर कर लेना, ठीक है। तो देख ये दिख रहा है, अरे बोल ये दिख रहा है सबको? एक बार चैट बॉक्स में बताओ रे भाई, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इंटरैक्टिव क्लास बनाओ थोड़ा। हाँ ठीक है, फटाफट लिखा करो। देखो इसमें इस मामले में शशांक सबसे आगे रहता है, फटाक से लिख देता है, क्या बात है, इसका कीपैड में हाथ बैठा हुआ है, टक टक टक, वेरी गुड। अच्छा ध्यान से सुनो, तो देखो एक नट है और मैं इस रेंच के हेल्प से इस नट को खोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूंगा। तो एक एक चीज है, देखो नट को खोलने के लिए ये रेंच का सहारा है। तो एक बात बताओ, इस नट को खोलने के लिए रेंच का सहारा ले रहे हैं, तो मैं कौन से फैक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ? रेंच किस फैक्टर पे काम कर रहा है? बताओ रेंज किस फैक्टर पे काम कर रहा है, आर पे, एफ पे या साइन थीटा? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, रेंज लेने का क्या मकसद है, क्या मकसद है? आर बढ़ाना, एफ बढ़ाना या साइन थीटा बढ़ाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर बढ़ाना हमारा मेन मकसद है। ध्यान से सुनो, रेंज क्या करेगा, रेंज आर बढ़ाएगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, देखो ये हमारा नट है, जरा समझना, ये एक पॉइंट है जिसके बाद नट घूमने वाला है। लेकिन एक बात बताओ, इस नट को घुमाने के लिए मैं हाथ का भी सहारा ले सकता था, मैं हाथ से भी पकड़ के घुमा सकता था, लेकिन जब हाथ से पकड़ के आप इस नट को घुमाते तो देखो आर की वैल्यू कितनी आती, अगर हाथ से पकड़ते तो आर की वैल्यू इतनी होती। लेकिन सोचो अगर मैं हाथ से पकड़ता तो इतना होता आर का वैल्यू। लेकिन ध्यान से देखो मैंने क्या किया, रेंज का सहारा लिया। मैंने रेंज का सहारा इसलिए लिया ताकि मैं आर का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रख पाऊं। समझ में आ रहा है? जितना बड़ा रेंज उतना ज्यादा पाएगा। लेकिन आप क्या 2-4 किलोमीटर का लंबा रेंज ले लोगे कि एक नट खोलना है तो पूरा इलाका साफ करोगे, भैया खाली कर दो, आज एक नट खोलना है इनके घर में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप एक कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो, क्लियर? अच्छा जाके देखते हैं। तो देखो ये हो गया पॉइंट, ध्यान से सुना 11th वाले लोग, ये सब चीजें बड़े इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट ऑफ समझ में आ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये नट घूमने वाला है, और आप फोर्स कहां पे लगाने वाले, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फोर्स जहां पे लगाओगे उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो देखो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर। बोलो समझ में आया? तो ध्यान से सुनो, ये है पॉइंट जिसके बाद घूमने वाला है, और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर आर। अब जरा देख, अब जरा देख, अब इस आर में तुम फोर्स कैसे लगा सकते थे? तो देख अगर ये आर का डायरेक्शन है तो मैं वेक्टर से दिखाता हूं। अगर तुम सोच फोर्स ऐसे भी लगा सकते थे, देख एक फोर्स ऐसे भी लगा सकते थे, एक फोर्स ऐसे भी लगा सकते थे। तो बताओ कौन सा फोर्स इसमें टॉर्क जनरेट करेगा, ये वाला फोर्स नंबर 1 या फोर्स नंबर, ये पहला सिचुएशन। मान लो कि तुमने आर के, देखो तो आर का डायरेक्शन, और मान लो, अच्छा एक बात बताओ, ये आर है, ध्यान से देख, अगर ये आर है और तुमने इसमें ऐसे फोर्स लगाया तो बता क्या हो, आर भी इधर और फोर्स भी इधर, तो देखिए क्या घूमेगा, क्या? अरे घूमेगा क्या? नहीं मुन्ना, ये घूमने वाला नहीं है बेटा, रेंज तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। समझ में आया ना? और तू बैठा हुआ बैठा रह जाएगा। मतलब ध्यान से देख, जिस समय आर का डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन सेम थी उस समय ये ऑब्जेक्ट नहीं घुमा रे बाबा, यानी यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई। अरे जरा ध्यान से देख, अरे जरा ध्यान से देख, समझ में आया? लेकिन सोच जिस समय आर की वैल्यू इधर थी और तुम फोर्स ऐसे लगाते तो देखो आर का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इधर है, तो अगर तुम फोर्स ऐसे लगाते और आर ऐसे होता तो बोलो ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता कि नहीं करता? एक बार चैट बॉक्स में फटाक से बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता कि नहीं करता? अरे बताओ ये करता ना? यस सर, वेरी गुड। तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता, और उस समय एंगल कितना है, ध्यान से देखो 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो जिस समय एंगल है 0 डिग्री टॉर्क है 0 डिग्री, जिस समय एंगल है 90 डिग्री टॉर्क है मैक्सिमम। समझ में आया? अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नट को घुमाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, एक बिना फोर्स के तो कोई चीज घूमेगा नहीं, तो फोर्स और डिस्टेंस आर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब जैसे अभी शशांक ने मुझसे बोला था कि अच्छा एक बात बताओ, अगर हम फोर्स ऐसे लगाते, देखो अगर हम फोर्स ऐसे लगाते तो बताओ ये नट घूमता कि नहीं घूमता?
अरे ये ना घूमता कि नहीं घूमता, घूमता, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं घूमता जितना कि तू सोच रहा है। तो अगर किसी नट को बहुत इफेक्टिव तरीके से घुमाना है तो 90 डिग्री पे फोर्स लगाना है, और अगर नहीं घुमाना है तो 0 डिग्री पे लगा दीजिए। समझ में आया ना? इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क एकदम कंफर्म हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। प्लीज एक बार सारे लोग बोलिए, चैट बॉक्स में बताइए एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। क्या इस स्टोरी को मैं रैप अप मारूं यहाँ पे? सारे लोग प्लीज, कोई एक भी ऐसा गधा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ईमानदारी से हाथ उठाओ। मास्टर पे नहीं उठाना है, ठीक है? हाँ वेरी गुड। कोई एक भी ऐसा गधा है जिसको दिक्कत? देखो एक ने बोला हाँ सर क्रिस्टल क्लियर। क्या बात है उत्सव? ठीक है, अच्छा। अगर इतना समझ में आ गया तो देख ध्यान से देख, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ये समझ में आ गया? अब इसको शॉर्ट में बता के आगे बढ़ते हैं। तो देख मैंने बता दिया, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया आर एफ साइन थीटा। क्लियर? अरे बोल समझ में आ गया? अरे आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये टॉपिक जो मैंने अभी बताया आउट ऑफ 100, ठीक है, अगर मान लो मैंने 100 चीजें डिलीवर की है तो आपको कितना परसेंट समझ में आया? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में फटाक से बताइए कितना परसेंट ये चीज समझ में आ गया। प्लीज शशांक वेरी गुड 100, क्या बात है, थैंक्स शशांक कमेंट करने के लिए। बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, अरे बाकी लोग सो गए क्या? कुछ लोग बोले सर हाथ दर्द दे रहा है सर, इतना नहीं टाइप कर सकते। बेटा अगर कोई और बोले तो समझ में आ रहा है ना, हाथ उस समय दर्द नहीं देता है, उस समय तो बस सुनना जानू फटाफट ये होता है, ठीक है? चलो ध्यान से सुनो। अच्छा अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक चीज तो क्लियर हो गया सर, हाँ सर एक बात को समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि देख अब याद कर, जैसे मैं लिखता था, याद करो ए बी कॉस थीटा, उसी याद करो मैं क्या लिखता था, याद है आर एफ साइन थीटा, सॉरी आर एफ कॉस थीटा, वर्क यही होता था ना, डिस्प्लेसमेंट फोर्स और कॉस थीटा। तो जरा ध्यान से देख, वही आर है वही एफ है, अरे देख ध्यान से सुन, वही आर है वही एफ है। देखो एक आर कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वेक्टर के लिए, तो वही वेक्टर है वही फोर्स है, लेकिन सिचुएशन अलग है, इसलिए वही आर का रोल अलग हो गया। मैथमेटिकली एक चीज और बताता हूं, मैथ्स और फिजिक्स में क्या अंतर है, रिचर्ड फील्डमैन ने बड़ा ही गजब का एक्सप्लेनेशन दिया, मैं तुमको इसका लिंक जरूर भेजूंगा, मैं लिंक जरूर भेजूंगा। और सुनना, रिचर्ड फील्डमैन ने कहा है कि अगर एक बात बताओ, मैं लिखूं, एक सेकंड मैं लिख दूं, ध्यान से सुना रिचर्ड फील्डमैन की उस स्टेटमेंट को, ध्यान से सुना रिचर्ड फील्डमैन की इस स्टेटमेंट में ये बड़ा ही लॉजिकल बात है। अगर किसी ने लिखा वर्क इज इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा और किसी ने लिखा टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा, क्या कोई ये क्लियर कर पाएगा कि इस आर और इस आर में क्या अंतर है? कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों वेक्टर है बाबा, और दोनों वेक्टर है, लेकिन फिजिक्स बताता है कि ये आर अलग है और ये आर अलग है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जहां पे फोर्स लगा रहे पॉइंट खिसक रहा है कि नहीं, और ये आर क्या है, एक्सिस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच के दूरी का आर है रे बाबा। तो देख दैट समझ में, ये है फिजिक्स जो एक सेंस बनाता है। तो याद रखना मैथ्स में क्या है, एब्सर्ड नंबर है, क्लियर, वो सेंस जनरेट नहीं करते, लेकिन फिजिक्स क्या करते हैं, एक सेंस जनरेट करता है। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ नहीं है, आरएफ समझ में है ना, यहाँ के आर और यहाँ के आर एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिजिक्स वाले लोग क्लियर कर पाएंगे, अच्छा ये आर अलग है ये आर अलग है। तो ये है फिजिक्स का कमाल, समझ में आना। तो फिजिक्स एक मैथमेटिक्स है, लेकिन विद सम सेंस, कुछ सेंस लगाना शुरू कर दोगे मैथमेटिक्स में तो वो एक फिजिक्स बन जाएगा, क्लियर? अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना सारे लोग प्लीज। अब मैं ये बात तो समझ गया, ठीक है, अब मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हूं। अच्छा एक बात बता, इस तरह करके मतलब टॉर्क तो एक सिचुएशन है, अरे टॉर्क तो इस मुंडी के एक बाल है, ऐसे तो कितने बाल होंगे जहां पे आर एफ साइन थीटा, बीवी साइन थीटा, फलाना ढेकाना साइन थीटा, बहुत तरह के टर्म आ सकते हैं। मतलब इस तरह के टर्म्स को हम लोग एक कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, और ये कौन सा कैटेगरी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, याद कीजिए। तो इसको इसके लिए हम लोग जनरल क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। उसी तरह यहां पे भी हम लोग जनरल एक वर्ड लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी, ठीक है, वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा। ये तो एक केस है ना, ये एक केस है। इस तरह करके आर एफ साइन थीटा आता है, इस तरह करके एक और आता है, मैं बताता हूं, बी भी साइन थीटा भी आता है, क्लियर? जैसे एक अलग अलग मार्कर से लिखते तो अलग अलग फील आता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो इस बहुत सारे। तो सबको एक क्यों हम एक कॉमन बोल देंगे ना, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे ए आर है यहाँ पे बी, समझ में आने में क्या क्या। तो अभी ठीक है, अभी डायरेक्ट अब देखो ध्यान से, अब आते हैं डायरेक्शन पे। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज का जो टॉर्क,
ठीक है, टॉर्क पे फोकस करते हैं क्योंकि आप टॉर्क ही जानते हो। ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू वी बी साइन थीटा, तो वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना, सो डोंट टेक टेंशन, फील करें चीजों को। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि वही आर वही एफ, लेकिन जब कॉस थीटा लगाएंगे तो इसका सिग्निफिकेंस अलग है, वही आर वही एफ, जब साइन थीटा लगाएंगे इसका सिग्निफिकेंस अलग है। और देखो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आर एक है, लेकिन फिजिक्स में इनका एक सेंस है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब अगला प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस सर, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखो, उसके बाद बताएंगे डायरेक्शन का खेल, मजेदार चीजें बताएंगे। वेरी गुड। हाँ, अब एक बात और होता है कि सर ये जो टॉपिक है ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो रिजल्ट वेक्टर आने वाले हैं, और आप तो अभी तक खाली मैग्नीट्यूड बताए, डायरेक्शन का तो कुछ आपने कमाल ही नहीं दिखाया। तो अब मैं डायरेक्शन के बारे में आपको फील कराता हूँ, डोंट टेक टेंशन, डायरेक्शन फील करेंगे हम, और डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं ये भी समझेंगे। देन आफ्टर हम लोग एक जनरल एनालिसिस करेंगे इस पूरे खेल का, ठीक है। अब चलिए हम लोग डायरेक्शन बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आपने कभी दारू पिया कि नहीं पिया, नहीं कह सकता, दारू तो नहीं पियोगे लेकिन माजा जरूर पियोगे, है ना, ये पुराना सा बोतल ध्यान से सुनो, ठीक है। और सोचो, आपको जब भी प्यास लगता है आप चुपचाप पानी का बोतल खोलते हो पी लेते हो, लेकिन कभी सोचा है कि ध्यान से देखना सारी चीजों को, तब समझ में आएगा। देखो, जब आप इस बोतल को घुमाते हो तो देखो, जब आप इस बोतल को घुमाते हो तो इसका एक डायरेक्शन होता है, ध्यान से देख, ये ऊपर की तरफ आता है, देख ऊपर आ रहा है ना, जब आप इसको घुमाते हो ऊपर आता है, और जब घुमाते हो ये नीचे जाता है, इसके दो ही डायरेक्शन होते हैं। अब ध्यान से सुना, ये बोतल दो ही तरीके से घूम सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनिए सारे लोग, प्लीज कोई मत बोलना, मैं लास्ट में पूछूंगा चैट बॉक्स में, तो सब लोग कमेंट करना। तो देख, इस बोतल को घुमाने के दो तरीके थे, ये लॉक करो और इसमें टॉर्क लगाना शुरू करो, तो ये बोतल घूमेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका कैप आपकी तरफ आ सकता है, या फिर अगर इसको लॉक करोगे तो ये आपसे दूर जा सकता है। अच्छा एक बात बता, जब मैं किसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो देखिए किधर घूमता है, चेक करते हैं एक बार। तो देखो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो देखो डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है फिजिक्स में, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो देखो ये ऊपर की तरफ, मतलब कभी भी कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऊपर आएगा, और कोई चीज क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक चीज याद रखें, घड़ी का कांटा क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब आपका समय दूर जा रहा है, तो बेहतर यूज करना शुरू कर दे। क्लियर? अच्छा अब सोचो, कोई भी चीज आपसे दूर जाएगा, क्लियर, तो क्लॉकवाइज, और कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज। बोतल ही सबसे बड़ा उदाहरण है, इसको याद क्या रखना है, देख घुमा के देख। अच्छा तुमने मैथ्स में भी ध्यान दिया हो, मैथ्स में भी ध्यान दिया हो कि जब किसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। क्यों? ध्यान से मैं समझाता हूँ। मान ले, अभी एक एक चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। तो देखो, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पॉजिटिव जेड की तरफ आएगा, तो देख पॉजिटिव, समझ रहा? और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नेगेटिव, मतलब किसी भी चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे उसका रिजल्ट हमेशा इधर आएगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसका रिजल्ट हमेशा उधर जाएगा। मतलब जब किसी भी चीज को घुमाते हो तो उसका दो ही डायरेक्शन हो सकता है, चाहे वो ऊपर आए या नीचे जाए। समझ में आ रहा है? इसके आपका तो दो ही डायरेक्शन हो सकता है, चाहे इधर या इधर। आप इतना ही नहीं, नल को घुमाओ तो नल के भी टैप को घुमाते हो तो उसका जो टैप जब घूमता है, जो रोटेटिंग पार्ट है वो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। अरे वो ऊपर आएगा तभी ना, समझ में आ रहा है ना, पानी का ओवरफ्लो बनेगा। क्लियर? इतना ही नहीं, आप लिपस्टिक का यूज करो या फेविस्टिक का यूज करो, लिपस्टिक को भी घुमाओ तो देखना, जब घुमाओगे तो डेंटिंग पेंटिंग वाला पार्ट ऊपर आता है कि नहीं, और फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे नीचे चला जाता है। फेविस्टिक में भी वही करो, मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे आमने सामने भरे पड़े हैं जहां पे कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन का खेल हमको समझ में आता है। इवन नट का भी देखो, नट में क्या होता है, ध्यान से सुनो सारे लोग, ध्यान से सुनना, नट में क्या होता है, अभी धीरे धीरे आपको सब चीज समझ में आएगा, नट का एग्जाम्पल से समझ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप नट कर लेते हो तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसी से फील कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अच्छा देखना, जब कभी आप नट खोलते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, किसको क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज। ये कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आप फिजिक्स उतने ध्यान से नहीं पढ़ते हो। अगर आप फिजिक्स ध्यान से पढ़ते तो ये कंफ्यूजन तो बेटा होता ही नहीं। अब मैं सर कैसे बताता हूँ, देख। अच्छा ये चीज हमारा नट है प्यारा सा, और ये हमारा रेंज है, जरा ध्यान से देखना, ये हमारा रेंज है, देख ये हमारा प्यारा सा रेंज है। अच्छा एक बात बताए, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा वेक्टर आर था। अरे जरा ध्यान से देख, ये हमारा आर है, जरा ध्यान से देख। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, बिल्कुल कोई नहीं, अभी कोई ध्यान नहीं भटकाएगा, एकदम पूरा फुल्ली कंसंट्रेशन से देखेंगे, मजा आ जाएगा। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, दो एग्जाम्पल लूंगा। तो देख, ये है आपका वेक्टर आर, ध्यान से देख, वेक्टर आर किस प्लेन पे है, बोर्ड वाले प्लेन पे है ना। वेक्टर आर कहाँ है, बोर्ड में। अच्छा ये हो गया वेक्टर आर, और ध्यान से देख, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं तो बता, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं, ध्यान से सुन, तो ये नट खुल रहा है, ये नट बाहर आ रहा है। तो देख, अगर मैंने फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लगाया तो ध्यान से देख,
ये मेरा फोर्स हुआ, ठीक है। तो ये नट खोलेगा, तो देख यहाँ पे मैंने फोर्स क्या लगाया, एंटी क्लॉकवाइज। तो देख अब क्या समझना, तो जब मैं नट को खोलूंगा तो नट के देखो एक चीज समझने की कोशिश कर, अभी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बाद में, पहले देख। तो देख मैंने यार इधर लगाया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने यार इधर लगाया और फोर्स इधर लगाया, देख। तो आर भी बोर्ड के प्लेन में है, फोर्स भी बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट किधर आ रहा है, बताइए। ये नट इधर आएगा या अंदर जाएगा, दोनों में कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन इतना पता है कि अगर आर ये है और ये एफ है, तो नट किधर जाएगा, इधर आएगा, ध्यान से देख। तो देख ये नट का जो रिजल्ट आ रहा है इधर आ रहा है, ध्यान से देख। और ये वाला भी एक वेक्टर है, इसकी भी एक डायरेक्शन है बाबा, हम कह सकते हैं इधर की तरफ आ रहा है नट, या अंदर जा सकता है, इसके फिक्स है, एकदम फिक्स है। तो ध्यान से देख, आर का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्ट किधर है, तो रिजल्ट इधर है, देख इस साइड है। तो देख समझ में आ रहा है ना, तो रिजल्ट परपेंडिकुलर है। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक नया वेक्टर मिलता है, और उस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल एनालिसिस कीजिए, ये वेक्टर नाम है, ये वेक्टर नाम है, जब आप घुमाते हो तो ये इधर की तरफ आ रहा है। अरे भैया ये भी तो एक वेक्टर है, इसकी भी तो एक डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है जरा देख, आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है रे भाई, जरा ध्यान से देख। ये वाला घूमने वाला डायरेक्शन आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका एक नया डायरेक्शन आता है, और उस नए डायरेक्शन की खासियत क्या होती है, एक नया वेक्टर आता है, और उस वेक्टर की खासियत क्या होती है, उसका रिजल्ट हमेशा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है। कुछ लोगों ने ना सर फील नहीं है, बताता हूं एक और एग्जांपल। देख टेंशन मत लेना, ठीक है, देख ध्यान से देख। अच्छा एक बात बता, ये बॉटल का क्या है, फील आ रहा है, ठीक है। अच्छा देख ये बॉटल का क्या है, ठीक है, मैं ज्यादा इसमें ये नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा पता है इसमें आर का है, तो देख ये वाला दिख रहा होगा ब्लैक वाला, तो आर ये वाला वेक्टर होगा, जरा देख आर यही वेक्टर होगा, फील करना, ये आर वेक्टर होगा। अरे और कुछ लोगों ने सर आर तो बड़ी छोटा है, आप इतना बड़ा बना, समझाने के लिए भाई, ठीक है। अच्छा ये मेरा वेक्टर आर हो गया, जरा सोच, और ये मेरा क्या हो गया, देख अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। अच्छा देख तो ये मेरा आर और ये मेरा एफ, जरा देख, तो ये मेरा आर और ये मेरा एफ। अच्छा एक बात बताओ, रिजल्ट किधर रहेगा, अरे बोल रिजल्ट किधर, ये कैप किधर की तरफ जाएगा, ऊपर या नीचे, एक बार चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट करो ताकि मुझे लगे कि तुम लोग क्लास में बताओ। तो ये मेरा आर है, ये मेरा एफ है, तो बता इसका रिजल्ट किधर आएगा। देखो एक ने बहुत अच्छे से कमेंट कर दिया, पता इसका रिजल्ट किधर आएगा, अपवार्ड, वेरी गुड, इसका रिजल्ट अपवार्ड में आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो एक बात बता, इसका जो रिजल्ट है यही ना इसका रिजल्ट है। तो देख ये मेरा वेक्टर आर हुआ, ये मेरा वेक्टर एफ हुआ, और एक नया वेक्टर है देख ये ऊपर। अच्छा एक चीज तुमने ध्यान दिया, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का प्रोडक्ट एक नया वेक्टर दे रहा है इधर। अच्छा ये भी चीज, अब अगर तुम इसको आर का डायरेक्ट, आर वही है, फोर्स बदल, अगर तुम फोर्स इधर की तरफ करने रोकोगे, फोर्स पीछे की तरफ लगाओगे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो उस समय भी आर इधर है, फोर्स पीछे की तरफ है, तो बताओ रिजल्ट नीचे हो गया। फिर भी तुम ध्यान से देखोगे, तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर ये कैप है, सोचो ये कैप है, जूम करो पिक्चर को, जूम बराबर जूम, ये कैप है, पूरा बड़ा सा कैप है, तो ये मेरा वेक्टर आर हुआ, जरा देख ये मेरा वेक्टर आर हुआ, तो मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो जब मैं फोर्स ऐसे लगाया तो ये देख ये आर और ये फोर्स, तो रिजल्ट किधर था, ऊपर की तरफ, कुछ फील आया। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स का डायरेक्शन पलट दिया, फोर्स पीछे की तरफ लगाने लगा, देख रिजल्ट नीचे हो गया। लेकिन एक चीज तुमने ध्यान दिया होगा, आर इधर है, एफ इधर है, तो रिजल्टेंट किधर है, ऊपर है। मतलब जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो दो वेक्टर जिस प्लेन में आते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर जिस प्लेन में आते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखिए आपका ये प्लेन था, जिस प्लेन में आर था उसी प्लेन में एफ था, ध्यान से सुन, ये तो कोप्लानर वेक्टर है, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लानर होंगे, तो एक नया वेक्टर आएगा, और ये वेक्टर की क्या खासियत हो, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ होगा, समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी बहुत ध्यान से देखो, तो आर बोर्ड में है, ये है हमारा फोर्स, तो देखो इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर की तरफ। तो देखो ये वाला जो रिजल्टेंट इधर आ रहा है, ये देखो ये एक नया वेक्टर है, तो ये वेक्टर की क्या खासियत है, ये आर, देखो आर वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर है और एफ के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक नया वेक्टर आता है, और वो वेक्टर क्या खास होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है, ध्यान से सुन, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्लियर। दिक्कत हो रहा है क्या समझने में, प्लीज साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सब दुरुस्त है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, जैसे किसी ने कमेंट किया सर वीडियो पॉज,
अच्छा सही है, सही है, ठीक है, सही है ना शशांक, सही है सारे लोग, साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी अभी ठीक ठाक जा रहा है सारे लोग, एक बार प्लीज चैट बॉक्स करके बताओ। एक एक बंदे ने बोला कि सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देख डायरेक्शन दो हो सकते हैं, क्योंकि आप भी सोचो अगर आपके पास दो वेक्टर है, जरा फील करते हैं, तो देख इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है आर और एक वेक्टर है एफ, तो ऐसे क्यों है, ऐसे देखो, तो अगर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, जरा ध्यान से देख, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं क्योंकि इस प्लेन पे आ गए, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एक नया वेक्टर आएगा। अच्छा नया वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो देखो ये इसके भी परपेंडिकुलर है, समझ में आना, और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, 3D फील करो, ध्यान से देखो। अच्छा सोचो आपके पास दो वेक्टर है, इमेजिन कर आपके पास दो, ये प्लेन है, तो दो वेक्टर हमेशा इस प्लेन पर आ सकते हैं, कोई भी फलाना, देखो एक वेक्टर इधर, सोच एक वेक्टर इधर, या मान ली इमेजिन कर मेरे मुंडी को इधर, तो देख जरा समझते हैं, देख ये तुम लोग को कैमरा में मुझे पूरा कैप्चर करना होगा, तो देख ये दो वेक्टर है ए बी, दो वेक्टर है, तो बता इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, देख ए बी, तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो बता परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, अरे मेरा मुंडी तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है रे बाबा, देख मेरा मुंडी इसके भी परपेंडिकुलर है और मेरा मुंडी इसके भी परपेंडिकुलर, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक नया वेक्टर आएगा और ये वाला वेक्टर कहलाएगा। अच्छा सिर्फ परपेंडिकुलर यही नहीं होगा, मेरा टंगड़ी भी तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है, मेरा टंगड़ी भी तो इन दोनों। अच्छा एक बात बता, अगर आपके पास ये दो वेक्टर है, जरा देख वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जरा देख, तो इसके रिजल्टेंट दो हो सकते हैं, परपेंडिकुलर दो वेक्टर आ सकते हैं, देख ये वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर, देख खासियत क्या है, तो ये भी रिजल्ट आ सकता है और ये भी रिजल्ट आ सकता है, देख ये भी तो रिजल्ट है, तो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी, जैसे किसी कैप को जब आप घुमाते हो तो उसके दो रिजल्ट हो सकते हैं, अपवर्ड भी हो सकते हैं और डाउनवर्ड भी हो सकते हैं। अरे बोल समझ में आया, अरे बोल समझ में आया, एक एक चीज समझ में आ रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में फटाक से बताइए, एक एक चीज क्लियर हो रहा है, एक एक चीज क्लियर हो रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाँ ठीक है, फटाक से बताइए, आज पूरा एक एक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है ना, अच्छा कुछ लोगों ने हाँ सर कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए, तो आप देखो, अच्छा तुम लोग ने यहाँ एक चीज ध्यान दिया, एक चीज ध्यान दिया, तो बता जब आप ऐसी फोर्स लगाते हो तो ये नट खुलता है और ये अपवर्ड की तरफ आता है, और जब यही फोर्स का डायरेक्शन आप पलट देते, आप नीचे कर देते, तो ये अंदर जाता। एक चीज इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय आर इधर है और एफ इधर है, तो देखो आप आर से एफ की तरफ जाओ, आर से आप एफ की तरफ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो जब किसी भी चीज में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो बाहर की तरफ आएगा, क्लियर, अरे जब किसी चीज में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो बाहर की तरफ आएगा, बोलो क्लियर। और वही सोचो अगर आप डायरेक्शन पलट दो तो आप आर से एफ की तरफ जाओ, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कोई भी चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो हमारी तरफ आएगा, और कोई भी चीज क्लॉकवाइज में घुमाओगे हमसे दूर जाएगा। इसका मतलब अगर आपको नट टाइट करना है तो आप क्लॉकवाइज में घुमाइए, क्योंकि नट है यहाँ पे, सोचिए यहाँ पे नट है, मैं इसको टाइट करना चाहता हूँ तो अंदर भेजना, क्लॉकवाइज घुमाइए, अगर मैं चाहता हूँ ये बाहर आए ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए। आप चाहते हो फेविस्टिक लिपस्टिक, ठीक है, हाँ प्लीज पर्सनल नहीं लेना, आप अगर लिपस्टिक का यूज करते हो तो लिपस्टिक में डेंटिंग और पेंटिंग वाला पार्ट ऊपर लाना चाहते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए, समझ आया, एंटी क्लॉकवाइज टिक 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 घुमाइए, टर टर देखना हो अपने आप पेंटिंग वाला पार्ट ऊपर है, क्लॉकवाइज में घुमाइए टर टर देखना होता है नीचे जाएगा, फेविस्टिक में भी ऐसा ही होता है, नल में भी ऐसा ही होता है, मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, डायरेक्शन तो होते हैं एकदम कंफर्म। और ये डायरेक्शन की क्या खासियत होती है, ये डायरेक्शन इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान से सुनो, अगर ये दो वेक्टर ऐसे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया डायरेक्शन आएगा, तो वो इधर होगा या फिर नीचे होगा, बोलो क्लियर। या अगर ये दो वेक्टर ऐसे हैं तो देख इस प्लेन पे है ना, तो इनका रिजल्टेंट देख परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मतलब दो वेक्टर जिस प्लेन पे होंगे नया वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए इस डायरेक्शन को एन कैप लिखते हैं। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे, आपने देखा होगा बुक्स में एन कैप लिखते हैं, क्यों लिखते हैं एन कैप, दैट्स व्हाई, क्योंकि दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच इज कंटेनिंग टू वेक्टर्स। तो सोचो यहाँ पे दो वेक्टर है आपकी, ये एक हमारा प्लेन है, यहाँ पे दो वेक्टर है अलाना एंड फलाना, तो बताओ इनका रिजल्ट किधर आएगा, ऊपर या नीचे, तो देखो ये एन कैप होगा, ये एक नॉर्मल डायरेक्शन होगा, बोलो फिर अभी टेंशन मत, एक एक चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे हाँ सर कुछ कुछ चीजें तो फिर आ गया, आपको ना खेल को एक बार अच्छे से समझाता हूँ, सो प्लीज डायरेक्शन की कहानी समझ में आ गई, प्लीज एक बार बताइए। अच्छा तुम लोगों को डायरेक्शन की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, सारे लोग प्लीज एक बार फटाक से बताइए ताकि हम पूरे खेल को मिला सके, ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पता चलेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी समझा देता हूँ, टेंशन मत लेना। देख अगर एक और चीज ध्यान से सुनना, एक और चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब आप लिखते हो ए क्रॉस बी, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुन, ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर बना दीजिए ए और बी,
ध्यान से सुनिए, ये दो वेक्टर हमारे, मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जब आप ए क्रॉस बी बोलोगे तो आप ए से बी की तरफ जाओ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जाओ, ए से बी की तरफ जाओ, और अंगूठा किधर जाएगा वही इसका डायरेक्शन कहलाएगा। तो देखो ए से बी, तो ए में रखो, बी की तरफ मोड़ दो, तो ए से बी की तरफ गए तो बताइए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो ए से बी अगर ए क्रॉस बी लिखोगे तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा। खासियत क्या होगा, देखो ये जो नया वेक्टर आया ये ए के भी परपेंडिकुलर है, ये बी के भी परपेंडिकुलर है। अरे बहुत समझ में आया, अरे बहुत समझ में आया, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। तो ए क्रॉस बी बोलोगे तो देखो ए से बी की तरफ जाओ, ए से बी की तरफ जाओ, क्लियर। लेकिन सोचो ना, किसी ने बोला ना मुन्ना ना मैं जाऊंगा बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो, बी से ए की तरफ जाओ। तो देखो ए से बी की तरफ जाओ, बी से ए की तरफ जाओ, ठीक है। तो बी से ए की तरफ जाओगे तो क्लॉकवाइज हो गया, ध्यान से देख, बी से ए की तरफ जाओगे तो क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी लिखोगे और बी क्रॉस ए लिखोगे, दोनों सेम चीजें नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अलग है बाबा। जैसे डॉट में क्या होता था, कोई डायरेक्शन नहीं होता था, तो आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, ए बी कॉस थीटा, टर्म टेक टेंशन। लेकिन क्रॉस में ऐसा ना चल में, समझ में आ रहा है, क्रॉस में कौन हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अलग हो गई और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग हो गई। लॉजिक से बताओ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कितना एंगल होगा, लॉजिक से सारे लोग बताइए, अगर थोड़ा सा भी समझ पाए हैं तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। देखो एक बंदे ने बड़ा अच्छा आंसर दे दिया, क्या बात है, समझ में आया ना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ वेरी गुड अनुषा, क्या बात है जूही, वेल डन, अरे क्या शानदार जानदार जवाब दे रहे हो। पता यही सब चीज तो आती है लॉजिक के लिए, क्लियर। देखो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बताया, आप खुद बता रहे हो मुझे, मतलब आप समझ रहे हो कि चीज है, क्लियर। अच्छा यहां तक समझ में आ गया ना, तो मुझे लगता है एकदम पूरी खेल समझ में आ गई। तो देखिए मैंने आपको मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट समझा दिया, क्लियर। अब पूरे कहानी को रैप अप करके एक शॉर्ट में पूरा खेल समझा दिया, उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, सो प्लीज डोंट टेक टेंशन। और आज का सिर्फ लॉजिकल पार्ट के ही सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, हाँ शुरू करें सारे लोग, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाए। तो कुछ लॉजिकल सवालों का भी टाइम आ गया है, समय आ गया है, वो करेंगे, पहले आप समझिए। तो देखिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, ये क्लियर हो चुका है। तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, ध्यान से सुन, ए एंड बी, ये ए एंड बी, तो देखिए मैंने इसको इस प्लेन पे रखा, ये प्लेन है, ठीक है। बुक्स में कैसे यहाँ पिक्चर बनाऊंगा, पहले फिर करते ए एंड बी। तो ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस बी अलग होगा, बी क्रॉस ए अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। तो समझिए अगर ये आपके पास दो वेक्टर है ए एंड बी, तो देखिए समझ में आ रहा है, ए एंड बी, ठीक है। तो इसका देखिए अब पहले फिल करता हूं, लिखना मत। तो देखो अगर मैंने लिखा, ठीक है, अब सपोज कर लो ये मेरा प्लेन है, मैं पहले यहाँ पे फिल कराता हूँ पिक्चर से, उसके बाद देखो ये हमारा एक प्लेन है, इस तरह का प्लेन है जो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए इस प्लेन पे हमारे पास दो वेक्टर है, लिखना मत सिर्फ सुनना, इस प्लेन पे हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ध्यान से देखिए, और एक वेक्टर है बी। याद रखिएगा ये इसी प्लेन पे, कंफ्यूज नहीं होना, ये इसी प्लेन पे है, ठीक है, ए और बी इसी प्लेन पे, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। जरा ध्यान से देखिए, अभी मैं सवाल पूछूंगा तो क्लियर हो जाएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आज बिना कंसेप्ट क्लियर किए जाने नहीं दूंगा, सो डोंट टेक टेंशन। अच्छा देखिए ये ए और बी ये हमारे उसी प्लेन पे है। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी तो किधर आएगा, तो मैग्नीट्यूड देखो, क्लियर, अपवर्ड। तो देखो ए से बी की तरफ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका रिजल्ट अपवर्ड रहेगा। तो देखो एक चीज समझना, तो एक नया वेक्टर आएगा जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अच्छा सॉरी मैं मार्कर मुझे बदलना चाहिए, ठीक है। तो जब आप एक नया वेक्टर का सहारा लेंगे तो देखो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये हो गया ए क्रॉस बी, ये कहलाएगा ए क्रॉस बी, बोलो पूरा फील है। अच्छा जरा ध्यान से देखो इस वेक्टर की क्या खासियत है, ए क्रॉस बी की क्या खासियत है, तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है। अरे बाबा मतलब ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बी, बोलो फील आया, अरे बोलो फील आया, एक एक चीज समझ में आ रहा है ना, अरे एकदम ध्यान से देखो, तो ये ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर इस ए क्रॉस बी का बात करेंगे तो बताइए ये जो नया वेक्टर आया, ये जो आया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, देखिए अगर तुमने बुद्धि काम की तो ए क्रॉस बी इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, अरे इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, फटाक से बताओ एक बार चैट बॉक्स में, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, चैट बॉक्स में बताओ एक बार, चैट बॉक्स में फटाक से बताओ इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी। देखो एक ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, ए बी साइन थीटा। इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो ए बी साइन थीटा होगा, याद रखना इस वेक्टर का जो लेंथ होगा
वो ए बी साइन थीटा होगा। क्लियर? तो ये थीटा बताएगा कि ये लेंथ ज्यादा होगा या कम होगा। जरा सोचना, तो अगर ये थीटा, ध्यान से सुनो, अगर दो वेक्टर है, सोचो अगर ये दो वेक्टर के बीच सबसे ज्यादा ये लेंथ कब आएगा, तो समझना ये जब 90 डिग्री होगा तो सबसे बड़ा लेंथ का वेक्टर बनेगा, और आप एंगल कम करोगे तो ये वेक्टर का लेंथ छोटा हो जाएगा। मतलब एंगल बढ़ाओगे बड़ा, एंगल कम करोगे छोटा, एंगल बढ़ाओगे बड़ा, एंगल कम करोगे छोटा। 0 डिग्री पे ले आओगे दो वेक्टर पैरेलल, 0। क्लियर? समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे तो वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो बढ़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप मान लो कि ये दो वेक्टर, ध्यान से देखो, आप इनके बीच में एंगल बढ़ा रहे हो, देखो रिजल्टेंट भी बढ़ता जाएगा। देखो ये 0 पे 0, जैसे जैसे आप ये बढ़ाओगे एंगल, देखो ये नया वेक्टर, इसका रिजल्टेंट सबसे ज्यादा कब होगा, देख समझ में आया ना? तो ये सबसे लेंथ, ज्यादा लेंथ का कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। बोल क्लियर? एक और चीज ध्यान देंगे, इस वेक्टर की खासियत क्या है, तो ये वेक्टर इस वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। एंड व्हाट्स अबाउट मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो देखो आप इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, तो इसका एक नया रिजल्ट देखो, ए क्रॉस बी, ध्यान से सुना, एक अलग वेक्टर था, बी एक अलग वेक्टर था, और ए क्रॉस बी एक अलग वेक्टर है। ध्यान से सुन, ए एक अलग वेक्टर है, बी एक अलग वेक्टर है, और ए क्रॉस बी एक अलग वेक्टर है। जैसे इस हाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ए अगर ये वेक्टर है, ध्यान से देखो, और बी अगर ये वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी ये वेक्टर है, मुंडी वेक्टर है। समझना? और ये मुंडी का लेंथ, ये मेरा मुंडी भले ही छोटा है, मतलब ये कम एंगल के लिए हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो मुंडी बढ़ता जाएगा। अब थोड़ी मैं फैंटास्टिक फोर वाला हूं कि मुंडी लंबा कर दूं, समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी, तो देखो ए क्रॉस बी, तो इसका ये तो एक वेक्टर है, तो इसको तो वेक्टर में लिखना होगा, इसका पहले मैग्नीट्यूड लिखो। तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, तो मैग्नीट्यूड इज व्हाट, ए बी साइन थीटा, इसमें तो कोई शक है नहीं, ये तो पहले समझा चुके हैं। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल, और ये कहां से आता है, कैसे आता है, ये तो शुरू में समझा चुके हैं। अरे बोल क्लियर? तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अच्छा, किसी वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हमने मैग्नीट्यूड तो लिखा लेकिन डायरेक्शन नहीं दिख रहा है सर, क्या करें? अरे मूर्खो, डायरेक्शन के लिए याद करो, ये एक नया डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर, लेकिन ये यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करे भाई किताब में, जब सॉल्व करेंगे तो वो तो दिखेगा, लेकिन यहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तो दिखेगा नहीं, तो लिखेगा कैसे, तो एक अलग तरीका है। ध्यान से देखो, ये वेक्टर की क्या खासियत है, तो ये वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई करते थे। तो सोचो अगर आप एक रूम में हो, और सोचो आप लोग दो भाई हो, एक ही बेड पे सोए हो, तो बेटा आप लोग दो वेक्टर की तरह ट्रीट करो अपने आप को, आप एक वेक्टर ए हो, आप एक वेक्टर बी हो, समझो दो भाई में एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तुम दोनों भाइयों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, समझ में आ रहा है, तो एक नया वेक्टर आके खड़ा हो जाएगा। मान लो एक तीसरा भाई वहां खड़ा है, सोचो हाँ हाँ तीसरा भाई इसका, तो बताओ वो भाई कौन है, वो भाई समझ लो उस भाई और उस भाई का क्रॉस प्रोडक्ट है। बहुत क्लियर? अरे मूर्ख, ये ए है, ये बी है, तो ये मुंडी क्या है, ए क्रॉस बी है। बोलो फील आया? ये मुंडी क्या है, ए क्रॉस बी है। समझ में आया ना? तो देखो अब सवाल है कि मुंडी देखो, तो ये मुंडी ए और बी, तो देखो ए और बी इस प्लेन पे, अरे ये वो प्लेन है जिसमें ए और बी है, तो मेरा मुंडी इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल्स, इसलिए इसको एन कैप से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन कैप। तो ये नोटेशन स्टाइल है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। एन कैप का लॉजिक सबको समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में ये सर लिखो ताकि मुझे समझ में आए, इसकी सबको समझ में आ गया, एन कैप का लॉजिक सबको समझ में आ गया? पूरा फील आ रहा है एन कैप? पूरा फील आ रहा है एन कैप? ठीक है, अच्छा, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इन क्या बताने की कोशिश कर रहा है भैया, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, ए और बी जिस प्लेन में आते हैं ये उसका हमेशा परपेंडिकुलर हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर सोच ए और बी मेरा मुंडी है तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी मेरा मुंडी है, तो बी क्रॉस ए मेरा क्या होगा, टंगड़ी होगा। हाँ कुछ लग रहा है, हाँ नहीं पढ़ेंगे, ये क्या हो रहा है, मुंडी टंगड़ी, फील आया? अरे फील आया? अभी क्या बोले, फील आया? अगर ए क्रॉस बी ये है, ध्यान से सुन, ए क्रॉस बी ये है, मुंडी है, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, टंगड़ी होगा ना? सही बोला कि गलत? अरे बोल सही बोला कि गलत? अरे कोई तो माइक ऑन करके बोल, ऐसे भी बोल। सही सर, समझ में आया? फिर अंतर क्या, थोड़ा सा गलत क्यों है, मेरे टंगड़ी का लेंथ ज्यादा है, जबकि लेंथ ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना बाबा, तो ए क्रॉस बी लिखिए या बी क्रॉस ए, तो देखिए आप जब इन दोनों वेक्टर का करोगे तो एक नया वेक्टर भी आ सकता है नीचे की तरफ, ये देखो ये नीचे की तरफ है, तो देखो यहां से दिखेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान देंगे, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अच्छा एक बात बताइए, ये वेक्टर और ये वेक्टर में क्या खासियत है, तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये वेक्टर है बी क्रॉस ए, अरे बोल समझ में आया, अरे बोल समझ में आया, ये वेक्टर है बी क्रॉस ए। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखो एक इधर है प्लेन के, अच्छा एक बात बताओ, किसी भी प्लेन के नॉर्मल दो वेक्टर हो सकते हैं, ध्यान से
किसी भी प्लेन के नॉर्मल इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो अगर ए क्रॉस बी इधर है तो बी क्रॉस ए इधर है, लेकिन याद रखना मैग्नीट्यूड सेम है। तुम्हारा ध्यान किधर है, समझने की कोशिश करो। तो मैग्नीट्यूड सेम है रे बाबा, तो आप इसको लिखोगे ए बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इसका देखो तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा। अच्छा मैंने इसको लिखा ए बी साइन थीटा, तो डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे। अगर या डायरेक्ट बोलिए, अब माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। देखिए मैंने लिखा ए बी साइन थीटा, तो डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही, शशांक ने बोल दिया सर माइनस एन क्या। बहुत सही जवाब दिया, ध्यान से सुनो। तो आप इसको लिखोगे माइनस एन क्या। सोचो क्यों? अरे बुढ़बा याद करो, निगेटिव वेक्टर ए इधर है तो माइनस ऑफ ए नीचे है, अगर एन कैप इधर है तो माइनस एन कैप नीचे है। अरे बोल फील आया? अरे बोल एक एक चीज समझ में आया क्या? एक एक चीज सबको समझ में आ गया? तो देखो ये पिक्चर देखो, ये डायग्राम देखो, क्या ये डायग्राम की लॉजिकल फीलिंग डेवलप हुई? किताबों में ये डायग्राम तुमने देखा होगा, लेकिन दिल से महसूस आज किया होगा। बताओ अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक बार प्लीज ईमानदारी से बताइए। तो देखो ये डायग्राम मैंने समझा दिया, ठीक है। शशांक एक बार माइक ऑन करो। शशांक शशांक यस सर। पूरा फील आया? यस सर। कुछ सीखने को मिल रहा है इस टॉपिक में? यस सर। हाँ अच्छा एक ईमानदारी से बोलना शशांक, तुम तो ये टॉपिक पहले पढ़े हुए हो ना? तो अच्छा बताओ पहले और अब मैं देखने का नजरिया बदला? नहीं नहीं ईमानदारी से, सिर्फ ये नहीं कि मास्टर के सामने कैमरा। हाँ ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ शशांक, देखो बच्चे हमारी बात नहीं मानते। मैं हमेशा बोलता हूँ जो टॉपिक आप पढ़े हो उसको भी पढ़ो, रिवीजन समझ के पढ़ो ना भाई। जैसे अभी कुछ बच्चे एब्सेंट है, बोलते हैं कि सर हम पढ़े हुए। अरे पढ़े हुए तो क्या हो गया, दोबारा पढ़ लो। आप किताबों में वैसे थोड़ी फील कर पाओगे, ठीक है। कोई हैरी पॉटर वाला किताब थोड़ी है, निकल के मुंह निकल के बोले भैया क्या डाउट है जरा बताइए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, दोबारा पढ़ो, क्या दिक्कत है? थोड़ी ये खाना है कि बेटा पेट खराब हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा, लोग समझते नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्लियर? तो ध्यान से सुनो। तो देखिए ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप, और ये हो गया ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मुझे लगता है एकदम पूरा फील आ गया होगा। तो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज सारे लोग इस टॉपिक को ये करो, ताकि मैं अब कुछ सवाल आपसे पूछूं जिससे पूरा एक एक चीज क्लियर हो। प्लीज सारे लोग बताओ, ठीक है? पूरा कंसेप्ट क्लियर? पूरा कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, एक एक चीज समझ में आ गया? पक्का सोच लो। अच्छा इस कंसेप्ट को तुमने समझा, मान लो कि अगर मैंने 100 का डिलीवरिंग किया है तो तुम्हें कितना समझ में आया? प्लीज ईमानदारी से एक बात बताना, अपने अपने आप को खुद मार्किंग दो। ठीक है ठीक है, बाकी बाकी प्लीज फटाक से बताओ, बाकी प्लीज। ठीक है आस्था, बहुत अच्छे। उत्सव तुम कुछ ज्यादा ही मार्किंग कर लेते हो अपने आप को, ठीक है ठीक है। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों का जवाब आप दोगे। और बहुत ही सुंदर सवाल पूछूंगा। जो लोग नीट की तैयारी करो, ध्यान से सुनो, जो लोग नीट के लिए सोच रहे हो, नीट और जेई के लिए सोच रहे हो, उनका बेसिक यहीं से क्लियर होगा, ठीक है। और बोर्ड वाले लोग तो एकदम टेंशन मत लेना, आराम से एक चीज समझें, सो डोंट टेक टेंशन। अब आप समय आ गया कि आप सारे सवालों के जवाब दीजिए, और मैं बारी बारी से सबसे पूछूंगा, सबका नाम देख के पूछूंगा। ऐसे आप फर्स्ट फिंगर फर्स्ट बोल सकते हो, ठीक है ठीक है। जिसको आएगा आंसर नहीं लिखना, बोलोगे सर मुझे आता है, या ठीक है हैंड रेज करने वाला अगर ऑप्शन है कुछ तो बताना, ठीक है। तो मैं माइक सब लोग ऑन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल सेगमेंट है, ठीक है। तो माइक ऑन करके आप बोलोगे आंसर, ठीक है। लेकिन हाँ जिसको मैं बोलूंगा वही बताएगा, ये नहीं कि सब लोग बोलने लगोगे, ठीक है। तो चलो मैं अब सवाल पूछता हूँ, देखते एक एक चीज आपको फील आया कि नहीं आया, एक एक चीज फील करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं शुरू करता हूँ जूही से। जूही सुन रही हो? जूही अच्छा एक बात बताओ जूही, एक बात बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, क्या ये सही है या गलत? जूही ये गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। जूही सही? हाँ तो यहाँ पे ये तो सही है ना, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना जूही। देख ए क्रॉस बी के ऊपर मॉड लगा हुआ है, ध्यान से देख, और बी क्रॉस ए के ऊपर मॉड लगा हुआ है जी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड
और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा क्या होगा जो है सेम होगा, तो मतलब ये सही है, ट्रू और फॉल्स? सही है, समझ में आया? चलो अब अगला बताइए आस्था। आस्था तुम बताओ, ए क्रॉस सॉरी इस बार देखो दोनों में क्या अंतर है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, सही या गलत आस्था? सर गलत है सर, क्योंकि इस बार मॉड्यूलस नहीं लगाया तो सर नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए कैसे कर सकते हैं आस्था? इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कैसे करेंगे आस्था? फटाक से बोलो, कैसे करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश? अरे बोल, ध्यान से देख। अच्छा एक बात बता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या अंतर है? तो जरा देख आस्था, ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे, तो बता इन दोनों को बराबर किया जा सकता है? अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पलट तो दोनों एक लाइन में आ सकते हैं नहीं आस्था? तो बताओ तुम इनमें से किसी एक में माइनस साइन पुट कर दो, वो दूसरे डायरेक्शन में पलट जाए। मान लो ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो तुम यहाँ पे लिख सकती थी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। माइनस एक चीज याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं सर माइनस उल्टा, देख ध्यान दो, माइनस क्या बताता है कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पलट दिया गया, बोल सही या गलत? हाँ तो ध्यान से सुनना, मतलब अगर टंगड़ी है, माइनस ऑफ टंगड़ी विल रिप्रेजेंट मुंडी। फील आया मैं क्या कह रहा हूं? फील आया? ठीक है, अगला अगला बताएगी आतिका, तैयार हो जाओ, अभी धीरे धीरे लेवल चेंज करेंगे। आतिका बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन, अरे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, आतिका? सर 180। 180, वेरी गुड। एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए 180। अभी धीरे धीरे हम लेवल चेंज करेंगे, अभी देखते हैं कहां तक तुम लोग ठहर पाते। चौथा, इस बार उत्सव, तुम ध्यान से सुनो, उत्सव तुम बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी क्या होगा उत्सव? 90 डिग्री, वेरी गुड, क्या बात है, π/2। ठीक है, पांचवा, अभी तो इजी का पूछ रहे, एंगल बिटवीन बी एंड, देखते हैं ए क्रॉस बी इस बार बताएगी। किसको पूछा जाए जो सस्ता होगा? अनुषा, अनुषा तुम बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए क्रॉस बी? अनुषा, अनुषा, अरे ठीक है, रितु, रितु फटाक से बोलो, टाइम नहीं गवाना है। शशांक 90 डिग्री, अरे बेवकूफो, अभी बताया था ना ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो मेरा मुंडी तो ए, देखो मेरा मुंडी इसके भी परपेंडिकुलर है, देख ऐसे देख, टिंग टिंग परपेंडिकुलर, ये भी देख टिंग टिंग परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर है भाई। क्या तुम लोग इस तरह करो, तुम बेटा मास्टर बैठ के रोने लगे, पढ़ाएगा कम और रोएगा ज्यादा, ऐसे आंसर दोगे सर। अच्छा इस बार आर्यन, आर्यन हाँ इस बार तुम बताओ, देखते हैं तुम्हारा क्या होगा। एंगल बिटवीन, देखते हैं ए प्लस बी, ये सवाल आ चुका है, एंड ए क्रॉस बी कितना होगा आर्यन? 90। अच्छा क्यों 90 डिग्री होगा? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देख अगर आप बात करेंगे ए एंड बी का, तो देखो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी ये इस प्लेन पे है, तो जरा ध्यान से देख, ए और बी का एडिशन भी तो इसी प्लेन पे आएगा, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसी प्लेन पे आता है, तो ए प्लस बी भी उसी प्लेन का चट्टा बट्टा है जिस प्लेन में ए एंड बी है, जबकि ये उसी प्लेन का चट्टा बट्टा है जिस प्लेन में ए एंड बी है, और ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वाह क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इज π/2। तो देखो ये 6 बेसिक आंसर, अब एकदम फटाफट न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब चैट बॉक्स में इसका आंसर जो जितना फास्ट दे सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना, जो जितना फास्ट आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। ये 5-6 प्रॉपर्टी हो गया। अब मैं आपसे 1-2 सवाल और पूछता हूँ, फटाफट आंसर दोगे सारे लोग, और अगले क्लास में इसका न्यूमेरिकल वर्जन भी शो करेंगे, सो डोंट टेक टेंशन। देख फटाफट सारे लोग इसका चैट बॉक्स में आंसर देंगे, सारे लोग प्लीज फटाफट बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी, फटाफट से बोलिए इसका आंसर चैट बॉक्स में। एक चीज और याद रखेंगे, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी,
एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, चैट बॉक्स में फटाक से बताइए सारे लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी? देखो एक ने आंसर दे दिया, वाह क्या बात है, उत्सव बहुत अच्छे। और बाकी लोग प्लीज, आस्था वेरी गुड, और बाकी लोग वेरी गुड वेरी गुड। देखो अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इनका बात करूं तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, फिर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। याद करो, तो इसको एक वेक्टर मान लो v1 और इसको एक नया वेक्टर मान लो v2, तो v1 का मैग्नीट्यूड लिखा, v2 का मैग्नीट्यूड लिखा, और बता इन दोनों के बीच का एंगल, v1 और v2 के बीच का एंगल तो सारा दुनिया जानता है, जहान जानता है, बस तुम नहीं जानते कि a और a क्रॉस b। तो देखो अगर ये वेक्टर a है तो a क्रॉस b मेरा मुंडी वेक्टर है, तो मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री जहां आ गया इन सब का क्या जाएगा लोगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्लियर। अच्छा दूसरा सवाल देखो, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b डॉट a क्रॉस b? फटाक से सारे लोग आंसर दें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b डॉट a क्रॉस b? फटाक से सारे लोग आंसर दें, वेरी गुड, क्या बात है आर्यन, वाह सारे लोग आंसर दे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाइड होगा, बस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, जिसका भी आंसर 0। अच्छा तीसरा देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b डॉट a क्रॉस b? फटाक से बताओ इसका वैल्यू, फटाक से बताओ इसका वैल्यू, हाँ इसका भी आंसर 0, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे मॉड ऑफ a प्लस b, मैं मानता हूं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे मॉड ऑफ a क्रॉस b, और दोनों के बीच का एंगल, तो ये सारा दुनिया जहां जानता है, बस तुम और हम नहीं जानते कि a क्रॉस b और a प्लस b एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि a प्लस b उसी प्लेन पे आते हैं जिस प्लेन पे a और b आते हैं, लेकिन a क्रॉस b उस प्लेन पे यात्रा नहीं करती, वो तो परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे जाते हैं, तो इसके बीच का मतलब दोनों एंगल cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, वेरी गुड। अच्छा चौथा बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b? देखते हैं, डॉट b क्रॉस a, फटाक से चार सारे लोग फटाक से बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b डॉट b क्रॉस a? देखो यही सब सवाल कंपटीशन में आते हैं, कोई यकीन नहीं करेगा मैं, ठीक है, हाँ हाँ बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, शानदार जानदार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम लोग तो एक एक चीज समझ गया रे, क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छे। और किसी को डाउट, इसमें डाउट है तो देख, माइक का यूज कर सकते हो, ठीक है, माइक का यूज कर सकते हो। आतिका पूरा क्लियर हो रहा है एक एक चीज, आतिका एक एक चीज समझ में आ रहा है, ठीक है, पूरा फील आ रहा है ना आतिका, रखने जैसा महसूस, ठीक है, एक एक जब भी डाउट है बिंदास पूछो, तुम लोग पूछते नहीं हो बस। तो देख अच्छा ये देख, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, तो देखो ए दिस इज ए दिस इज बी, तो ए क्रॉस बी, और टंगड़ी अब कहां दिखाएंगे, टंगड़ी उठा लेंगे तो बेटा हम ही गिर जाएंगे, ठीक है, तो समझो, तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ध्यान से देख, 180 डिग्री, तो देख ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड में भी लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और दोनों के बीच का एंगल लिखेंगे cos 180 डिग्री, cos पाई। अच्छा cos पाई की वैल्यू कितनी, -1, तो जरा देख, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी आंसर, क्लियर। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए। एक एक चीजें फील आ रहा है सबको, अरे एक एक चीजें फील आ रहा है, ईमानदारी से सारे लोग बताओ, एकदम क्लियर, पक्का, ठीक है। तो मुझे लगता है आज बहुत कुछ मैंने सिखा दिया, और मुझे लगता है आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय जरूर किया होगा, उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गया लगता है क्लास, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं सबसे चैट बॉक्स में सुनना चाहता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज, अच्छा आज जितना मैंने पढ़ाया एक बार प्लीज कमेंट करके सारे लोग बताओ कि सबको कितना समझ में आया, ठीक है, प्लीज एक बार कमेंट करो, क्योंकि मैं चेहरा तो देख नहीं पाता, तो कमेंट से ही सुन सकता हूँ ना, ठीक है। उत्सव ने देखो मार्किंग भी कर दी।